नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ फिफ्थ वन। ये हमारा 11th क्लास इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर चल रहा था सीरीज, चैप्टर 2 दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसका हमने पहले से स्टार्टिंग का 4 वीडियोस अपलोड किया हुआ है। और अब हमारा उस चैप्टर का जो रिमेनिंग हाफ रह गया था उस समय, अब आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे आज ये पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है पहली बार कोई देख रहा हो, जिसको नहीं पता तो आई वुड सजेस्ट कि वो प्लेलिस्ट में जा कर के 11th इकोनॉमिक्स मतलब 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में जा कर के जो चैप्टर नेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। वहाँ पे इसके ऊपर के जो 4 हमारे पार्ट है, ये 5वां हमारा है, जो इसके ऊपर के 4 हैं वहाँ मिल जाएगा। अब वो 4 क्या था, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था इस चैप्टर में और अब क्या पढ़ने जा रहा है और इस चैप्टर में रह क्या गया है, बिफोर प्रोसीडिंग एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखो याद करो, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया था, अबाउट व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, a situation or a point where a consumer is in a maximum satisfaction position, जिसको कि वो खुद भी चेंज करना नहीं चाहता है। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वो कंज्यूमर क्या है, फुल्ली सेटिस्फाइड है अपने कंजम्पशन पैटर्न से, कि वो जितना कंज्यूम कर रहा है राइट नाउ वो उसमें खुश है, ना ज़्यादा ना कम, वो उसको चेंज या ऑल्टर नहीं करना चाहता। तो एक कंज्यूमर, जैसे हम लोग आपस में खुद क्या कहेंगे, खुद क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, क्योंकि हम ही लोग मार्केट जा रहे हैं, बहुत कुछ खरीद रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब इन दैट सिचुएशन हम कब होते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, विच इज कॉल्ड द, यू कैन से पॉइंट ऑफ बैलेंस स्टेट और फुल सेटिस्फैक्शन लेवल। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो कंज्यूमर क्या है, अपने आप को बैलेंस कंडीशन में देखता है। तो इसी बात को बताने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस थे, याद करो मैंने बताया था। तो जो बच्चे ये देखने आ रहे हैं, बिल्कुल जो बच्चे ये देख रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे और हम चाहेंगे कि वो ऊपर के जो 4 पार्ट थे उसको बिना देखे यहाँ तक ना पहुँचे, ठीक है। और आई होप तुम लोग को रिकॉल पूरा होगा लास्ट टाइम जब पढ़े थे ना। तो इसमें हमारे पास इस चीज़ को समझने का, एक कंज्यूमर के माइंडसेट को जानने का कि वो कब खुद को सेटिस्फाई मानता है, हमारे पास इसके 2 अप्रोचेस थे। नाम क्या था उसका? ओके, फर्स्ट वन कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, एंड सेकेंड वन ऑर्डिनल अप्रोच, है ना। ये जो पहला वाला था कार्डिनल अप्रोच, ये किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल, ये हमारे इकोनॉमिस्ट हैं। और सेकेंड वन हिक्स एंड एलन, 2 पर्सन नाम है, आई थिंक इनका नाम था J.R. हिक्स और उनका नाम था R.G.D. हाँ R.G.D. एलन, बट हम लोग कंबाइंडली उनको बोलते हैं हिक्स एंड एलन। तो इन 2 लोगों ने अपने अपने तरीके से कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को बताने का कोशिश किया। नॉट एकदम उनका तरीका एकदम रिजिड था, ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कोई और तरीका बता नहीं सकता, बट इनका एक अप्रोच था जहां उन्होंने कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को कोशिश किया एलैबोरेट करने का, बताने का, समझाने का अपने तरीके से। जैसे जो अल्फ्रेड मार्शल थे, उनका क्या मानना था कि हम अपने किसी कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन क्या कर सकते हैं, बताओ? हाँ, तो इनका मानना था कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, मतलब ये बेसिकली कंज्यूमर को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करके कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को बताना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जो टूल यूज़ किया उस टूल का नाम क्या था? यूटिलिटी एनालिसिस, जिस पे हमने डिटेल में एकदम प्रॉपर कह रहे डिटेल में इसके पीछे 1 2 3 4 जो वीडियो हमारा था 1 2 3 4 टोटली इस पूरे टॉपिक पे था जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो अपना अपलोड किया वीडियो 1 से लेके 4 तक, वो यहाँ प्रॉपरली कवर्ड है। हालांकि इस चैप्टर का 50% हिस्सा ये कवर करता है ना, और जो रिमेनिंग 50% है वो ये कवर करता है। और पता है अच्छी बात क्या है इन 2 टॉपिक्स में, अच्छी बात यह है कि दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो एक बच्चा मान लो वो ऊपर का 4 भी नहीं भी देखा है, डायरेक्टली यहाँ पे देखने आ रहा तो भी समझ में आएगा। क्यों? बिकॉज जो हिक एंड एलन थे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम पॉइंट को बताने के लिए
मेजरमेंट नहीं किया, उन्होंने क्या कहा, वी कैन कंपेयर इट, मतलब उन्होंने जोर किस पे दिया, कंपैरिजन पे, या कि कह सकते हो रैंकिंग पे। एक और वर्ड इसमें आ सकता है प्रेफरेंसेस, मतलब इन्होंने बेसिकली कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन को कंपेयर करने की बात कहा, क्योंकि उनका मानना था, इन लोग का मानना था दैट सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न। वो रीज़न क्या था, जो सेटिस्फैक्शन होता है ना वो कैसा होता है बताओ। इन्होंने क्यों सेटिस्फैक्शन को मेजर करने से मना किया और कंपैरिजन पे जोर दिया, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज होता है। इसको हम एक नए वर्ड से बोलते हैं, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन होता है आमतौर पे वो सब्जेक्टिव टॉपिक है, सब्जेक्टिव, इसका मतलब चेंज होता रहता है, ये बदलता रहता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन। वही तुम्हें 1 ग्लास ऑफ वाटर हम तुम्हें प्रोवाइड करें 2 ग्लास पानी पिलाने के बाद, और वही 1 ग्लास वाटर तुम प्रोवाइड करें 2 दिन पानी ना पिलाने के बाद, तुम्हारा हालत कैसा होगा, दोनों केस में सेम रहेगा। जब तुम 2 दिन बाद पानी पियोगे सेम ग्लास ऑफ वाटर, तुमको ज़्यादा वो सेटिस्फाई करेगा कंपेयर टू सेम ग्लास अगर पानी पीते हो 2 ग्लास पानी पी लेने के बाद, है ना। तो मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज सेटिस्फैक्शन सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करके बता सके बहुत मुश्किल है, और ये थोड़ा सा इररिलेवेंट या अनरियलिस्टिक अप्रोच कह सकते हो। तो इसीलिए इनका सिंपल कहना था, हम मेजर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, रैंकिंग देंगे, प्रेफरेंस देंगे। जैसे हमने 3 ग्लास पानी पिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो पहला ग्लास हमें सेटिस्फैक्शन देगा, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, it will provide us maximum satisfaction compared to second glass of water, and second glass of water will provide maximum satisfaction compared to third glass of water, होता है ना। तो ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इस टॉपिक के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, हिग्स एंड एलन ने अपने इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए दैट हम सेटिस्फैक्शन को मेजर के बजाय कंपेयर कर सकते हैं, तो उन्होंने इसके लिए 2 टूल्स का यूज़ किया। जो इनका टूल्स का नाम है वो नाम क्या है, याद कर लो पहले। एक का नाम है इनडिफरेंस कर्व एंड दूसरा बजट लाइन। तो इन दोनों टूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कोशिश किया कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को बताने का। और ये जो हमारा पहला क्लास है, 5वां वीडियो, मतलब इस सेकंड टॉपिक का, इस वाली बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें बेसिकली आज जो फोकस करेंगे वो इस पे करने वाले हैं। टॉपिक क्या है देखो, इनडिफरेंस कर्व। कि पहले जान तो लो इन्होंने जो 2 टूल्स यूज किए हैं टू डिराइव द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विदाउट न्यूमेरिकली एक्सप्रेसिंग इट, तो उसमें जो 2 टूल्स थे, हमारा पहले काम होना चाहिए आज और कल के लेक्चर में पहले इन 2 टॉपिक्स को सेपरेटली पढ़ लें। और इनडिफरेंस कर्व पे जो सवाल एग्जाम बनते हैं मेरे लेवल पे 100% बनते ही बनते हैं। वो कौन सा बनता है बताएंगे लेक्चर के एंडिंग में। फिलहाल ये जानो ध्यान से कि हमारा काम क्या होना चाहिए, अभी इनडिफरेंस कर्व पे काम किया जाए। ओके चलो आते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे, इधर देखो, जिस तरह हमने यहाँ पे सबसे पहले जाना था अबाउट व्हाट इज दिस टर्म यूटिलिटी मीन्स, फिर उसके बाद उसको हम लोग समझते हैं हाउ टू डिराइव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। सेम यहाँ पे भी है, हमें पहले पढ़ना होगा व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व, होता क्या है, उसमें और कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज बजट लाइन, होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर दोनों को यूज किया जाएगा टू डिराइव द, इन दोनों को हम यूज करेंगे एंडिंग में टू डिराइव द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच बाय द हेल्प ऑफ हिग्स एंड एलन माइंडसेट या कॉन्सेप्ट। और जानते हो ये टॉपिक बड़ा है इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बात कहा था बच्चों को, तुम सबको मैंने कहा था इस चैप्टर को बच्चे बहुत बार इस मिथ से पढ़ते हैं कि बहुत हार्ड चैप्टर है और बहुत टिपिकल है समझने में, भूल जाते हैं। बट मेरा पर्सनल मानना है माइक्रो का भली लेंदी चैप्टर है, हार्ड नहीं है अगर अप्रोच क्लियर है तो। जिस तरह हमने 4 लेक्चर में कवर किया था वो वाला अप्रोच और ढंग से कवर किया था, मुझे उम्मीद है कि जितना सिंपलेस्ट हम बता सकते थे कोशिश की बताने का, उसी तरह आने वाले 2 से 3 लेक्चर में 5वां, 6वां और 7वां 3 अप्रॉक्सीमेट लगेगा। 5वां इस पे, 6वां इस पे, फिर इन दोनों क्लब करके हाउ वी विल डिराइव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो हो जाएगा हमारा लास्ट वीडियो और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान सुनना है, जितना टाइम लगेगा 35-40 मिनट, हम कोशिश करेंगे जल्दी वाइंड अप करने का, लेकिन हम लोग को इस इंडिफरेंस कर्व के बारे में बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ना होगा। तो जो हमारा टॉपिक का नाम है दैट इज इंडिफरेंस कर्व। अभी क्या होता है इसको ढंग से पढ़ा जाए, ठीक है। नाम से भी क्लियर है थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट। ये देखो यहाँ वर्ड क्या लिखा है, जरा देखो ध्यान से। ये क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? चीज़ों का अलग होना, नॉट सेपरेट होना, डिफरेंट होना। डिफरेंट मतलब चीज़ों का एक तरह से उसमें वेरिएशंस देखना, बट जहाँ तुमने उसमें जोड़ दिया उसके बगल में क्या, तो इनडिफरेंट क्या बन गया फिर? डिफरेंट मतलब चीज़ों का वेरिएट करना, बदलते रहना। और जहाँ तुमने इन लगा दिया बगल में तो ये बन गया नो चेंज, कि चीज़ों का ना बदलना, ना वेरिएशन दिखना, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट वर्ड। तो हमने मतलब बेसिकली एक ना बदलने वाले अप्रोच को वर्ड दे दिया। वर्ड क्या है? इंडिफरेंस। हाँ, व्हाट इज इनडिफरेंट? जहाँ पे हम एक ही चीज़ बार बार करना चाहते हैं और सेम रिजल्ट पा रहे हैं हर बार। क्लियर हुआ? तो वो होता है इनडिफरेंट, बदल नहीं रहा, चीज़ें हमको एज इट इज़ मिल रहा है। और मैंने पहले भी कहा है, तुम जब जब कर्व पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? तो जब इसको डिफाइन करोगे तो इसको हमेशा कैसे इनिशिएट करना? हाँ, तो इसे कैसे लिखा जाए हम लोग? इट इज़ अ, एक मिनट लिखो जरा इसको। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस बंडल्स, या कॉम्बिनेशन कह सकते हो, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड equal satisfaction level, equal satisfaction level at each combination, at each point या combination। ध्यान से इस लाइन को पहले पढ़ लो, मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, सिंपल बातें लिखा है तुम लोग के लिए। क्या लिखा हुआ है? पहला, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्यों? जब जब कर्व की बात करेगा तो ऑलवेज यू शुड राइट द स्टेटमेंट बाय यूजिंग ग्राफिकल वर्ड। यहाँ डायग्राम की बात होने वाला है। डायग्राम में भी क्या, वेरियस बंडल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पर टू गुड्स क्यों लिया जा रहा सिर्फ? क्योंकि हमारे डायग्राम में कर्व में दो ही होते हैं, एक्सेस एक्स एंड वाई, तो हमने टू गुड्स लिया। देन आफ्टर क्या लिखा है? विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशन जो हम बना रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन लेवल एट ईच पॉइंट। और कॉम्बिनेशन किसको? टू द, नॉट कस्टमर, टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहा है ना। जो कंज्यूम कर रहा है वो एक एक कॉम्बिनेशन पे इक्वल सेटिस्फैक्शन हासिल करता है। अब हो सकता है किसी को लगे भाई साहब तो बहुत बात करें थ्योरेटिकली, समझ नहीं आ रहा इसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, कहना क्या चाहता है ना। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं प्रॉपर वे में। देखो, हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो कोशिश करते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन को परचेज करें, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, जो हमें एक तरीके से इक्वली सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल दें, हो सकता है एक कंज्यूमर इस बात पे खुश हो जाए कि भाई किसी तरीके से मुझे 4 जीन्स मिल जाए, ध्यान सुनना, 4 जीन्स मिल जाए और 12 शर्ट मिल जाए, हम हैप्पी हैं। हो सकता है कि एक कंज्यूमर क्या बोले कि इफ़ आई वुड गेट 4 जीन्स एंड 12 शर्ट आई एम हैप्पी। वो ये भी कह सकता है नहीं, इफ़ आई वुड गेट 3 जीन्स, कितना? 3 जीन्स एंड यू कैन से 15 शर्ट, स्टिल वो अपने आप को हैप्पी मानेगा। 15 शर्ट 3 जीन्स, 12 शर्ट 4 जीन्स। तो अगर दोनों ही केस में वो ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, दोनों में जो मिल जाए हम खुश हैं, दोनों में वो ना निराश हो रहा है ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, उसके लिए जो दोनों कॉम्बिनेशन है कौन कौन सा? 12 शर्ट 4 जीन्स, 15 शर्ट 3 जीन्स, उसके लिए ये जो दोनों पेयरिंग है इक्वली सेटिस्फाई कर रहा है। उसको जो तुमने प्रोवाइड कर दिया वो हैप्पी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसमें परेशान नहीं हो रहा है, वो इनडिफरेंट खुद को मान रहा है
कि ठीक है, मतलब जो दो कॉम्बिनेशन मैंने पिकअप कराया वो दोनों में अपने आप को सही मानता है कि हाँ ठीक है चलेगा, तो इन दैट केस यू कैन से ही इज़ इनडिफरेंट एंड ही इज़ गेटिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ द पेयर्स। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल एक दो कॉन्सेप्ट का लिया ना। इसी तरह हम जब दो गुड्स कंज्यूम करते हैं, सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज़ हों, लाइक वही 12 शर्ट 4 जीन्स, 15 शर्ट 3 जीन्स, ऐसा नहीं, और भी बन सकते हैं। तो इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन को जानना और जो एग्जाम्पल देंगे उसको याद रखना, वो तुम्हें हमेशा इसके अप्रोच को कभी भूलने नहीं देगा। तो पहले उस एग्जाम्पल पे जाने से पहले इस पे आ जाओ कि इनडिफरेंस कर्व का जो होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वो क्या कहलाता है। पहली बात है स्लोप क्या होता है, किसी भी डायग्राम का कर्व कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा, स्ट्रेट होगा, डिपेंड करता है उसके स्लोप पे। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है पता है, इसका स्लोप होता है MRS। क्या होता है, याद करो, हमने पढ़ा चैप्टर 1 में PP कर्व, याद है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसका स्लोप क्या था, MRT। यहाँ पे क्या लिखा है सेम, बस फर्क क्या है, वहाँ पे MRT, यहाँ पे MRS, वहाँ T, यहाँ पे S, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये T और S में क्या फ़र्क हो गया, कॉन्सेप्ट वही है। T मतलब वहाँ पे तुम रिसोर्सेज को यहाँ से वहाँ क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र। यहाँ पे S क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ तुम रिसोर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, एक्चुअली सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तुम इधर परचेज करोगे 12 शर्ट 4 जीन्स, या इधर परचेज करोगे 15 शर्ट एंड 3 जीन्स, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। जीन्स और शर्ट बना बनाया रखा हुआ है, बस तुम यहाँ पे मिक्सअप कर रहे हो कि तुम या तो 12 शर्ट रखोगे, 4 जीन्स रखोगे, 15 शर्ट रखोगे या 3 जीन्स रखोगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, किसी को घटा किसी को बढ़ा रहे हो। तो MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और ये MRS का पहले कॉन्सेप्ट अभी जान जाओ, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इधर देखो, व्हाट इज MRS, यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, तो इसका पहले फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये होता क्या है, MRS इज अ रेट, इसको लिखो, is a rate at which marginal rate, MRS is a rate at which one good is substituted to get more of other good। दूसरे गुड्स को ज़्यादा पाने के लिए हम जिस रेट पे किसी एक गुड्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे के लिए दैट रेट इज कॉल्ड MRS। और इसका फॉर्मूला भी होता है, आगे और बातें भी लिखा हुआ है, दैट एट द गिवन प्राइस एंड यू कैन से इनकम। हाँ, यहाँ पे जोड़ लो कि यहाँ पे प्राइस और इनकम इस केस में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब इसमें हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है। MRS में हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वन गुड्स को ज़्यादा पाने के लिए दूसरे गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफ़र में तुम रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर रहे थे PP कर्व में, यहाँ पे है वही अप्रोच, बस वर्ड्स का फ़र्क है। और इसका फॉर्मूला होता है MRS का, क्या होता है, MRS इज इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा G। ये क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज इन सेक्रीफाइस कह सकते हो, एंड दूसरा नीचे क्या होता है, डेल्टा G मतलब गेन। हमने एक गुड्स को सेक्रीफाइस किया टू गेट द मोर ऑफ अदर वन, दैट इज MRS। MRS मतलब कि तुमने एक गुड्स का ज़्यादा पाने के लिए तुम्हें दूसरे गुड्स को डिक्रीज करना ही पड़ता है। और इसके पीछे जो कारण है पता क्या है, ये लिखा हुआ है, टू गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये हो सकता है किसी बच्चे के लिए बीते 10 मिनट से चीज़ें बहुत वैसा लग रहा होगा, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा, बहुत थ्योरेटिकल लग रहा होगा ना। अब इस सब बातों को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं ढंग से एग्जाम्पल के थ्रू। और एग्जाम्पल के लिए पता है बेस्ट क्या होता है, टेबल। तो इसका एक बनाओ शेड्यूल कहो या फिर टेबल कहो। और जो टेबल हम लेने जा रहे हैं ये अपने मन से लेंगे हम, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ लिखो कॉम्बिनेशन या बंडल्स, यहाँ लिखो गुड ए। चलो गुड ए का नाम क्या लें, सेम लेते हैं, शर्ट।
और गुड बी का? पैंट। अरे जीन्स लेते हैं, क्या दिक्कत है? पैंट भी कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। देखो एग्जाम्पल से दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे ये ध्यान देना कि तुमको जो होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है वो याद रखो सिर्फ, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने लिया पहला कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन। अब ये जो नंबर हम लेंगे इनिशियली, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जो मन ले सकते हो, बट ऑब्वियस सी बात है हमें एक पैटर्न फॉलो करना होता है ना, वो पैटर्न यहाँ भी फॉलो कर पाओ, इसके लिए बेस्ट होता है, बेस्ट क्या होता है कि एक बेसिक जो उसमें नंबर है वो याद कर लो। जैसे देखो इधर देखो, ये तो पॉसिबल है क्या कि इसका रखें 0, इसका कुछ और रख दें? अगर 0 रख दो तो कंपैरिजन कहाँ से होगा? तो कंपैरिजन के लिए हमको 0 तो कटा ही नहीं है, किसी एक गुड से कुछ तो लोगे। लेट अस टेक इट एज अ 1। मैंने जीन्स कितना लिया 1, और मैंने शर्ट कितना रखा अपने पास, पढ़ो कितना लिखा है 20। अब ये हो सकता है तुम लोगों को तो ऑकवर्ड लगे कि ऐसा कौन सा इंसान है भाई जिसके पास जीन्स के नाम पे एक ही जीन्स है और शर्ट कितना है 20। बट कोई बात नहीं, हो सकता है भाई किसी के पास अभी ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। इन रियलिटी जो बातें बताएंगे पूरा प्रैक्टिकल है, कोई मतलब अनरियलिस्टिक नहीं है, तो इसको समझो इस तरीके से खुद पे लेकर के कि मान लेते मेरे खुद के पास एक ही जीन्स है और मेरे पास कितने शर्ट हैं, 21। और ये कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं है। तुम्हारे पास सच में मान लो हो सकता है एक जीन्स सिर्फ है और 21 शर्ट है, और जो भी है तुम इसमें मान लो अभी फिलहाल खुश चल रहे थे, मतलब सेटिस्फाइड थे कि भाई जो है तुम्हें खुश है, बट हो सकता है तुम्हारे पास कोई एक पर्सन आया ऐसा और तुमको ऑफर कर दिया कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जीन्स है और 21 शर्ट रखे हो, चलो एक काम करते हैं, अब लिखो नहीं पर यहाँ देख लो अगले 5 मिनट लिए, क्या काम करते हैं कि हम तुम्हें एक नया जीन्स दे रहे हैं और जो जीन्स का क्वांटिटी है वो कितना बढ़कर हो जाएगा 2, मतलब तुम्हें किसी ने ऑफर किया 1 जीन्स, ये भी नॉर्मल चीज़ है ना, बट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी, ध्यान सुनना, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन सेम रहे, इन दैट केस अगर जीन्स का क्वांटिटी बढ़ रहा है तो ये तो फैक्ट है, टू मेक द इक्वल सेटिस्फैक्शन लेवल यू हैव टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ शर्ट। लेट्स से एग्जांपल हमने उसको डिक्रीज कितने से करा दिया, हमने 16 लिख दिया क्या, इसको 15 कर दो, 16 भी कोई दिक्कत नहीं, बट 15 ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये देखो अब तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि आपने एक झटके में हमारे जो शर्ट का क्वांटिटी है उसको डिक्रीज कितने से कर दिया 6 से। अब पता से क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास जीन्स एक भी नहीं था, एक सिंगल था सिर्फ, तुम्हें किसी ने ऑफर किया 1 जीन्स, तुम्हारे पास अचानक 2 जीन्स हो गया ना, तो उस एक एक्स्ट्रा जीन्स के लिए तुम तैयार हो गए थे 6 शर्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे नज़र में जीन्स का अहमियत बहुत ज़्यादा था, बिकॉज एक ही तुम्हारे पास सिर्फ था, तो तैयार थे लेकिन किए नहीं वो, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो तुम्हें पर्सन जीन्स दे रहा है वो कहेगा कि आप इस एक जीन्स को पाने के लिए कितने तक का शर्ट सेक्रीफाइस कर सकते हो, कितने तक का। तुमने एकदम खुश होकर जीन्स देख करके तुमने 6 शर्ट सेक्रीफाइस कर दिया। अभी जो मैंने 6 लिया है ये इनिशियल एक रैंडम फिगर है, तुम 5 कहो 4 को तुम्हारी मर्जी, 7 भी कहो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने 6 जानबूझ के लिया है कि हमारा एक प्रॉपर टेबल बन सके, अदरवाइज 5-7 भी कहो गलत नहीं है। बट यहाँ मैंने बोलने मतलब क्या है, तुम्हारे नज़र में जब पहला कॉम्बिनेशन था 21 शर्ट, तुम इतना ज़्यादा शर्ट रखे हो ना, तुम शर्ट को रेस्पेक्ट वैल्यू दे ही नहीं रहे हो, उसका इतना ज़्यादा क्वांटिटी है शर्ट का, और जीन्स एक ही था तुम उसको बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हो, क्यों, एक ही जीन्स है, अगर वो भी खो गया फट गया तो क्या पहनोगे, है ना। तो कहने मतलब क्या है कि मेरे नज़र में जीन्स का इंपॉर्टेंस एक्सट्रीम हाई है, और शर्ट को उसको जब फॉर्मेलिटी में फॉर ग्रांट कहीं फेंका है शर्ट, तुम वो फर्क नहीं पड़ा, क्यों 21 शर्ट है, बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन जहाँ एक और तुम्हारा आया कॉम्बिनेशन कि तुम्हारा शर्ट बढ़ जीन्स बढ़ गया, अब इन दैट केस तुम रेडी हो गए 6 शर्ट को भी डिक्रीज कराने के लिए, यहाँ तक ठीक है। चलो एक और केस, हमने क्या किया, एक और पर्सन आया, वो मुझे कह रहा है ठीक है भाई आपको हम एक जीन्स और दे रहे हैं, एक जीन्स और दे रहे हैं। अब बताइए कि इस सिचुएशन में हम अपने शर्ट को जितने से डिक्रीज किए थे पहले, क्या उतने से डिक्रीज अभी भी करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कम हो गया, क्योंकि अब हमारा पास जो कॉम्बिनेशन था 2 जीन्स 15 शर्ट, मानते हैं कि शर्ट अभी भी हाई है, ज़्यादा है,
बट पहले 21 था, अब 15 रह गया ना, थोड़ा कम हो गया है। तो जो इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं दे रहा था शर्ट को, एटलीस्ट थोड़ा सही इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, हाँ है ना। तो इन दैट सिचुएशन उस एक्स्ट्रा जीन्स को पाने के लिए नाउ आई विल सेक्रीफाइस ओनली 5, मतलब एटलीस्ट जितना पहले था उससे कम सेक्रीफाइस करेंगे। तो इससे क्या हुआ, कितना पहुंच गई है 10। ये 10 क्या दिखा रहा है कि हमने सेक्रीफाइस अभी भी किया उस एक्स्ट्रा जीन्स को पाने के लिए, बट नॉट एज मच जितना हमने पहले सेक्रीफाइस किया था। चलो एक और केस, सेम बढ़ाते रहो। हमने एक और अपना जीन्स बढ़ा दिया, अब मेरे पास 4 जीन्स हो गया और शर्ट देखो और घट चुका है, लेस देन हाफ हो चुका है। तो मेरे नज़र में अब शर्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ तो रहा है ना, तो अब हम चाह के भी शर्ट को ज़्यादा से सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि अब जीन्स मानते भी अभी देखो 10 शर्ट 3 जीन्स, ये मानते कि हाँ शर्ट का वैल्यू तुम अभी भी नहीं करोगे और जीन्स को अधिक रेस्पेक्ट करोगे, बट जहाँ एक और जीन्स आया यू विल ऑलवेज सेक्रीफाइस योर शर्ट लेस देन द बिफोर। तो अगर तुमने पहले 5 किया तो कितना करोगे अब 4, तो कितना हो जाएगा 6। एक और जीन्स को बढ़ाने के लिए अब इसको सेक्रीफाइस करोगे सिर्फ 3 से, तो कितना हो जाएगा 3। और इसी तरह करते जाओ, एक और अगर बढ़ाना है तो अब सेक्रीफाइस कितने से करोगे 2 से, मतलब ये हो जाएगा 1। और लास्ट, बट लास्ट मत करो बिकॉज 1 तो हो गया ना, 0 तो नहीं कर लोगे। अब सोचो एक समय ऐसा भी आ गया, क्या समय आ गया जहाँ पे अब तुम्हारा शर्ट ज़्यादा हो गया और सॉरी जीन्स ज़्यादा हो गया, शर्ट क्या हो गया है, तो इन दैट सिचुएशन अब तुम्हारा शर्ट का अहमियत बढ़ गया। तो जितना तुम्हारा शर्ट घटता जा रहा था, हमने क्या देखा, इधर सुनो, हमने अपने शर्ट के सेक्रीफाइस को, सब्स्टिट्यूशन को लेस एंड लेस करते चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ उसका क्वांटिटी घट रहा था। इनिशियल फेज में क्या था, इधर देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ हमारे पास 21 शर्ट था एंड 1 जीन्स था, यहाँ पे आते थे क्या हो गया 1 शर्ट एंड 6 जीन्स। ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन दोनों में कंज्यूमर क्या खुद को मानेगा, इक्वली सेटिस्फाइड, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब इसका स्टार्टिंग में 21 शर्ट था 1 जीन्स था, तो वो जो भी उस टाइम पे उसको मिला वो सेटिस्फैक्शन लेवल मान लो 100 यूनिट्स, एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ, तो जितना यहाँ पा रहा होगा वो भी 100 यूनिट्स ही होगा, क्योंकि जो उसने डिक्रीजमेंट किया वो पैटर्न में किया है कि हर एक्स्ट्रा जीन्स के लिए वो शर्ट के क्वांटिटी को डिक्रीज तो किया बट नॉट एज मच जितना पहले कर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ हर न्यू कॉम्बिनेशन पे जो वैल्यू था बढ़ रहा था उस शर्ट का, तो उसने डिक्रीजमेंट किया बट लेस एंड लेस से किया टू मेक द इक्वल सेटिस्फैक्शन पोजीशन फॉर ईच कॉम्बिनेशन। अब इसी चीज़ को तुम समझो इस तरीके से भी कि अगर तुमसे ये कहें यहाँ बताओ MRS कितना आएगा, MRS फॉर्मूला क्या होता है इसका, डेल्टा S अपॉन डेल्टा G, इसे लिखा है ना। ये देखो ऊपर तो है नहीं तो पहले S रहेगा, यहाँ पे हमने जो शर्ट है वो सेक्रीफाइस किया है 6 से, है ना, 6 शर्ट टू गेट द 1 जीन्स, है ना। आगे बढ़ो, यहाँ हमने 5 शर्ट सेक्रीफाइस किया है, 5 शर्ट टू गेट द 1 जीन्स, यहाँ पे 4 शर्ट टू गेट द 1 जीन्स एंड सो ऑन, चलते रहो सी, 3 शर्ट टू गेट द 1 जीन्स एंड लास्ट वन 2 शर्ट टू गेट द, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा ट्रैक देख लेना, ठीक है ना। अब देखो इसमें तुमने पता क्या नोटिस किया होगा, यहाँ तुम्हें नोटिस ये हो रहा होगा जो हमारा सेक्रीफाइसिंग है फॉर गेनिंग द 1 बाय सेक्रीफाइसिंग द अदर 1, हमने क्या चाहिए चार्जर, वो नहीं है, इधर देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक एक्स्ट्रा गुड्स को पाने के लिए वी आर सेक्रीफाइसिंग द अदर 1, बट जो सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं जो उसका पैटर्न है वो क्या रखा हुआ है, डिक्रीजिंग। ये जो डिक्रीजिंग पैटर्न है किस चीज का, ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है टू गेट द मोर ऑफ 1 वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द अदर 1, डिक्रीजमेंट किए हैं और डिक्रीजमेंट भी किए डिक्रीजिंग रेट से, चेंज तो किए हैं बट नॉट, हाँ दोनों वर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी केस में हम जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को व्हेन यू आर प्लॉटिंग ऑन द वेयर ग्राफ,
जो डायग्राम बनेगा, जैसा बनेगा डजेंट मैटर, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंडिफरेंस कर्व डायग्राम। अगर तुमसे कहें इसका प्लॉट करो डायग्राम, तो ये देखो कैसा बनने वाला है, ये y, ये x, ये 0। इसमें जो गुड जींस वाला पार्ट है उसको रखो नीचे एक्स एक्सेस पे, यहाँ रखो जींस, यहाँ रखो शर्ट। कितना तक गया, 21 तक। तो स्केल लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, खत्म हो गया। एंड वहाँ पे कितना गया है, 21 तक। तो 4 कर लें, 4 8 12 16 20 एंड 24। अब देखो हम एग्जैक्टली प्लॉट तो नहीं करने वाले, टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा देखो कितना 1 पे है, 21 पे कितना है 21, 2 पे 15, 2 पे 15, 3 पे 10, 3 पे 10, 4 पे 6, 4 पे 6, 5 पे 3 एंड 6 पे 1। तुम्हें इसी चीज़ को ज्वाइन कर देना है अपने स्केल से नहीं, फ्री हैंड भी कह लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट ठीक है स्केल्स करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब स्केल से या उससे ज्वाइन करोगे ना फ्री हैंड से, तो जो डायग्राम बनेगा, देखो टेढ़ा बन जा रहा है, कुछ ऐसा बनेगा। मानते हैं एग्जैक्ट तो नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। ये जो डायग्राम बना इसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व डायग्राम। और ये बना ऐसा है, बट जो इसका एक्चुअल डायग्राम दिखता है वो कुछ देखो ऐसा दिखता है। यहाँ मैंने बनाया है तुम लोगों को समझाने के लिए, बट जो इसका मेन डायग्राम है, यू हैव टू मेक इट लाइक दिस, इंडिफरेंस कर्व। जहाँ तुमने क्या देखा, दैट इंडिफरेंस कर्व का जो लुक होता है वो कैसा होता है, इसको नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व जो है यहाँ पे, इट लुक्स लाइक अ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कैसा, नॉट कॉनकेव, कॉनकेव था पीपी कर्व, याद करो। ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। और इसका जो होता है रीजन, क्यों बना, क्यों कॉन्वेक्स, इसका जो रीजन इस पे डिपेंड करता है। देखो इस पे, उसके स्लोप पे, जिसका नाम क्या था, MRS। तो कॉन्वेक्स इसीलिए बना क्योंकि जो इसका स्लोप है MRS वो डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग होने के वजह से जो इसका लुक है कैसा बना, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। और एक बात ये ध्यान देना, क्या ध्यान देना, कि डिक्रीजिंग ही क्यों यहाँ पे 6 के बाद 7 क्यों नहीं हो गया, 6 के बाद 7 क्यों नहीं हुआ, कॉमन सेंस कि भाई तुम्हारे पास जब जीन्स बढ़ रहा है तो तुमने शर्ट सेक्रीफाइस किया, ठीक है। जब तुम्हारा जीन्स एक और बढ़ गया तो तुम्हारी नज़र में शर्ट का अहमियत थोड़ा सा बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, तो तुम क्या चाहोगे कि अब लेस से सेक्रीफाइस करें उस एक्स्ट्रा जीन्स को पाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो अप्रोच था डिक्रीजिंग वे में घटने का, सेक्रीफाइस होने का, ये पैटर्न है इन रियलिस्टिक मैनर में। और उसको जब हमने प्लॉट किया तो वो जो फिगर बना कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में तुम्हें जो MRS दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग। चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, पता है कैसे, ये देखो, लेट्स से एक यहाँ पॉइंट लेते हैं, कुछ ऐसा बनेगा पॉइंट लेने के बाद, सही है ना। चलो एक और पॉइंट ले लो, लेट्स से इधर लेते हैं, सही है। एक आखिरी पॉइंट लेते हैं इधर, अब पता है तुमको यहाँ पे खास बात क्या दिख रहा होगा, ये देखो, इसको हम अपने मन से नंबर दे रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, सिर्फ डिक्रीजिंग कैसे दिख रहा है। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 15, ये हो गया 10, ये हो गया 8। अब पता है मजे की बात क्या है, देखो, बिकॉज कॉनकेव है, अपने मन से नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कॉनकेव है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, मान लो कॉम्बिनेशन मतलब है, ठीक है। ये जो चेंज है, ये जो गैप दिख रहा है, गैप, इस गैप को हम बोलते हैं MRS, फ्रॉम A टू B। और कैसे निकलता है ये जो हमारा है यहाँ वाला, इसको कहते हैं डेल्टा वाई। ये जो पार्ट है इतना, ये हमारा डेल्टा वाई हो गया, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। तो देखो
15 से 10 आ गया ना, तो चेंज कितने से हुआ है? 15 से 10 आ गया, और ये जो 1 से 2 पहुंच गया, जब सॉल्व किए ये आया 5/1, मतलब 5 आएगा। अब यहाँ देखो, ये जो ये वाला पार्ट, ये वाला इधर वाला, अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ जब पहुँचा तो 10 से 8 हुआ, तो ये कैन से ये जो हमारा है ये डेल्टा y है, और ये हमारा क्या डेल्टा x है। तो b से मतलब b से c आते वक्त अगर तुम्हें इसका निकालना है MRS फ्रॉम b टू c, तो 10 से 8 हुआ है ना, और यहाँ पे कितना हुआ है? 2 से 3, मतलब वही घटा 1 से, विच कम्स 2। तो यहाँ जो MRS था, यहाँ जो MRS था वो तुम्हें चेंज दिख रहा होगा। अगर ये भी समझ नहीं पाए तो एक और सिंपल तरीका, ये लाइन लंबा दिख रहा है ना, हमने पाया 1, बट कितना लंबा हमने सेक्रीफाइस किया? इतना। यहाँ पाया हमने 1, बट कितना सेक्रीफाइस किया? थोड़ा सा। तो जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, और जो यहाँ दिख रहा है रेड वाला, फर्क नहीं दिख रहा है? तो यहाँ वैसे ही कुछ है कि हमारा सेक्रीफाइस देखो ऐसा होता है, फिर ये यहाँ पे जो बने ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। तो तुम्हें साफ साफ कंपैरिजन दिख रहा होगा, ये जो है, ये जो है और ये जो है, ये लगातार घट रहा है, और हर बार हम सिर्फ 1 एक्स्ट्रा पा रहे हैं, 1। तो ये जो अप्रोच है इंडिफरेंस कर्व का, डायग्राम का, ये भूलना मत। इसमें एक छोटी सी बात और जान जाओ, वो कौन सी बात है? हो सकता है, नॉट ऑलवेज, बट सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? माइट बी। अगर हम बात करें सिचुएशन का, तो यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। वो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहला हो सकता है दैट अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कभी कह दे कि MRS जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा बताओ? MRS इंक्रीज। हाँ, कैसा बनेगा तब डायग्राम्स का? डिक्रीज पे कॉन्वेक्स, तो इंक्रीज पे उसका अपोजिट नाम क्या होता है? कॉन्केव। हाँ, ऐसा होता नहीं रियल लाइफ में, बट एक इमेजिनेशन है। सिमिलरली अगर वो MRS डिक्रीज करेगा तो क्या बनेगा? हाँ, ये तो मैंने पढ़ ही लिया अभी तक। लेकिन अगर वही MRS सेम रह गया, मतलब कांस्टेंट, विच मीन्स ये देखो 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1, ये तो डिक्रीज हो रहा था ना। अगर ऐसा रहा होता, कैसा? 6 6 सॉरी 1 1 1 1 1 1 सेम रहता, तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। कैसा बनता? स्ट्रेट लाइन, जो तुम कहना चाह रही हो, स्ट्रेट लाइन। तो ये अप्रोचेस भूलना मत। बाकी एक आखिरी चीज़, इस पूरे इंडिफरेंस कर्व में एक दो बात और जान जाओ। अभी मैं पता है हम लोग बीते 25-30 मिनट से सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करें, कॉन्सेप्ट होता क्या इंडिफरेंस कर्व। ये जब एंड अप होगा उसके बाद पढ़ेंगे बजट लाइन, फिर दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाए इन दोनों के हेल्प से। तो एक चीज़ और जान जाओ, वो क्या है? इसी इंडिफरेंस कर्व का बहुत से अदर नेम भी है। इसी इंडिफरेंस कर्व का बहुत सारे अदर नेम भी हैं, अदर नेम। तो इसके अदर नेम क्या है? देखो, इसका जो अदर नेम है वो क्या है? सबसे पहला इसको हम कहते हैं इक्वी सेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं? नॉट इसको ऐसे कह सकते हो, नॉट इक्वी सेटिस्फैक्शन, इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व। इसका एक नाम क्या है? इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व। विच मीन्स कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट का, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है? 1। इसको x मान लो फॉर लगा के, और इसको मान लो y। तो यहाँ पे आएगा 1x, यहाँ पे आएगा 21y, यहाँ पे आएगा इस वाले पे 2x, और कितना था? 15y ना। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 10y, यहाँ पे 4x और 6y। मैंने पूरा बनाया नहीं था क्या डायग्राम? अच्छा, इसका बनाया नहीं हम, और आगे भी जाएगा, कोई बात नहीं, चलता इतना। यहाँ पे आएगा 3x प्लस 3y। तो ये जितने मैंने बनाया कॉम्बिनेशंस प्लॉट करते वक्त, इसमें मेन इंफॉर्मेशन ये है दैट इस पूरे में जो सेटिस्फैक्शन होगा वो सेम होगा। हमने नंबर नहीं दिया है। क्या हो गया?
बात सुनो, हमने यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, बट इमेजिन करो एक नंबर अगर दे ही दिया जाए अभी फिलहाल के लिए, तो अगर यहाँ होता है 100 यूटिल्स, तो यहाँ भी कितना होगा 100 100 100 100। नंबर देना नहीं है बट एक बात कह रहा है। तो ये जितने भी बनाए कॉम्बिनेशंस, ईच कॉम्बिनेशन होल्ड इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर, और इसका नाम क्या था, इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व। एंड एक और था, एक और नाम इसका लिख लो, वो भी 1 मार्क्स में आ सकता है, आइसो यूटिलिटी कर्व। ये ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है बट तभी तुम पता होना चाहिए कम से कम। इतनी बातें अगर याद रखते हो तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे। हाँ, चाहो तो इसमें एक हेडिंग और याद कर लो, ये भी कोई इतना नीड नहीं है बट हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। वो क्या है, अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि हमने जब इसको पढ़ा है इस हेडिंग को, तो इसमें कौन कौन सी बातें हमको ज़रूर से मान के ध्यान देना होता है। बेसिक बेसिक बातें हैं। ये सबसे पहला, जो कंज्यूमर है वो कैसा होना चाहिए, रैशनल। ये क्या होता है, समझदार, कि वो कंज्यूमर अनसाउंड माइंड का ना होने, पागल ना हो, उसको पता है कि वो क्या कंज्यूम कर, उसको पता है कि भाई ये जो डिक्रीजमेंट कर रहा है वो इंटेंसली कर रहा है, नॉट किसी के फोर्स या किसी के बहकावे में नहीं कर रहा है, उसको पता है वो क्या कर रहा है एक्चुअली। दूसरा, यहाँ पे जो इनकम है, ध्यान देना, इनकम किसका, उस कंज्यूमर का जो कंज्यूम कर रहा है। एंड दूसरा, जो प्राइस है जो दोनों गुड्स से पे कर रहा है, बोथ गुड्स का, ये दोनों ही हमारा कैसा होना चाहिए, सेम, बदलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट, यहाँ पे एक्चुअली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम्यू ऑपरेट होता है, जहाँ हमने पढ़ा, याद करो कि हम जब कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन क्या होता है, बदलता है ना। यहाँ देखो जब तुमने एक जीन्स था और 21 शर्ट था, तुम्हारे नज़र में एक जीन्स का अहमियत बहुत ज़्यादा था, जहाँ एक जीन्स और बढ़ा तो तुमने उसको वैल्यू देना कम किया है ना, बोलो। यहाँ वही चीज़ है कि हम जब किसी चीज़ को अधिक कंज्यूम करना शुरू करते हैं, एक जीन्स था तो एक कंज्यूम करते हैं, जहाँ 2 जीन्स हुआ तो जो वैल्यू था, जो सेटिस्फैक्शन लेवल था जीन्स से मिलने वाला, वो घटा था। और यही कारण था कि जब जीन्स से सेटिस्फैक्शन हमें कम मिला, थोड़ा लेस मिला, तो हमने इंपॉर्टेंस दिया अपने शर्ट को। तो जब हमने शर्ट को डिक्रीजमेंट किया, आगे चल के वो लेस एंड लेस किया। अब जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है, पता है इसमें सवाल में एग्जाम कैसे आएगा, सबसे पहला ये बनकर आएगा सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आईसी। सिंपल, क्या आएगा सवाल, और जब शॉर्ट नोट करेगा इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताइए सिर्फ, तो ये देखो यहाँ तुम्हें उसका डेफिनेशन, उसका डायग्राम, टेबल, डायग्राम, अजम्पशन सब लिखना पड़ेगा एंड थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। तुम्हारा पहला सवाल क्या बना, इंडिफरेंस कर्व का एक ब्रीफ नोट। सेकंड सवाल ये बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एमआरएस, ये क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन, सेम टेबल एंड सेम डायग्राम, एमआरएस के लिए बताओगे। तो 2 सवाल हो गया ना, इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट एंड ब्रीफ नोट, एंड दूसरा एमआरएस क्या होता है, जो कि स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, एंड उसमें उसका डेफिनेशन एंड डायग्राम, टेबल एंड कॉन्सेप्ट। तीसरा सवाल तो ये बनेगा कि ये बनता है 1 मार्क्स के लिए बनता है मोस्टली, कि एमआरएस डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। तो ये जितना मैंने लिखा है ये हमारा इंडिफरेंस कर्व को लेके बहुत सी बेसिक बातें था। क्या ये पूरा जान लेने बाद ये टॉपिक खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में आना ही आना होता है, मेरे लेवल पे 100% आता है, 100% कह रहा हूँ, वो पता है ये सब नहीं है। इतना पढ़ लिए तो तुम्हें इस टॉपिक में इन्वॉल्व हो गए कि होता है इंडिफरेंस कर्व, बट जो एक्चुअल क्वेश्चन आता है वो आता है इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज। क्या आता है? जिस तरह याद करो, पीपी कर्व का 2 प्रॉपर्टी था कि इट स्लोप डाउनवर्ड एंड इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन, वहाँ 2 प्रॉपर्टी था, यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व के, और ये 5 की 5 एग्जाम में आते हैं। बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। तो इंडिफरेंस कर्व का 2 हेडिंग पढ़ा तुमने, उसका स्लोप का नाम एमआरएस, उसका कॉन्सेप्ट, उसका खुद का डेफिनेशन क्या होता है, एंड टेबल, डायग्राम, एजम्पशन एंड सो ऑन। एक हेडिंग और पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तब जाके हमारा ये इंडिफरेंस कर्व पूरा हेडिंग एंड अप होगा। पहले इतना लिखो। चलो, अब हम जो टाइम देख पा रहे हैं इस लेक्चर का तो लंबा जा चुका है। मेरे हिसाब से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को सेपरेटली पढ़ लेते हैं, बिकॉज वो एग्जाम में आता ही आता है, तो उसको अलग से पढ़ लिया जाएगा।
फिलहाल इतना उतार लो और हम लोग का जो ये टॉपिक था इंडिफरेंस कर्व एंड अप नहीं हुआ है। इसका जो एक और एस्पेक्ट रह गया है अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको भूलना मत, ये हेल्प करेगा आगे चल के। हम लोग इस चैप्टर को इसी प्रकार पढ़ रहे हैं पार्ट वाइज, ठीक है। ये हमारा 5वां था, इसके पीछे का देख के आना है और आगे अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो देख लो इसको बेटा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते। एक सेकंड